बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। सुप्रीम कोर्ट ने तरमीमी पैकेज का जो जुडिशल पैकेज था जिसमें आईनी तरामीम की जा रही थी उसका रास्ता मुकम्मल तौर पे रोक दिया है। हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद ने पीटीआई की चंद उम्मीदवारों को किसी भी तरीके से राज़ी कर लिया था। अब किस तरीके से राज़ी किया था वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। उनको ज़बरदस्ती जो है आईनी पैकेज के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो तरमीम में वोट डालें। उनका वोट बड़ा कीमती है, सिर्फ वोट की डिमांड की जा रही है क्योंकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए इस टाइम पे आइन में तरमीम के लिए। और वो 2/3 अक्सरियत जो है वो मौलाना फजल रहमान, जिसके टोटल 8 मेंबरान है टोटल, उनकी अशद ज़रूरत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 3-4 बंदों की और ज़रूरत है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला हुआ था उसमें पहले ही हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया था। और 12 जुलाई का जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि 39 मेंबर को तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, मगर जो 41 बंदे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं इसको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। इनके तो इंटर पार्टी इंतखाबात भी नहीं हुए, इनका ढांचा नहीं है, इनका प्रेसिडेंट नहीं है, इनकी कोई स्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सजेशन ली थी कि आप इसमें हमें हिदायत करें कि हम इसमें क्या करें। सुप्रीम कोर्ट से हिदायत लेने का ये जो हरबा था ये ताहीरी खरबे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त पे फ़ैसला सुनाया है 4 सफ़ात पे मुश्तमिल। ये 12 जुलाई को जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला था उसका तफसीली फ़ैसला नहीं है। 12 जुलाई को वो अभी रहता है। 12 जुलाई को मखसूस नशस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 रुकनी बेंच में 8-5 की अक्सरियत से तहरीक इंसाफ को दी गई थी, उसमें शॉर्ट ऑर्डर से फ़ैसला आया था। ये जो आज का 4 सफ़ात का फ़ैसला है ये इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि 41 मेंबरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए उनका हमने क्या करना है, क्योंकि इंटर पार्टी इंतखाबात इनके नहीं हुए, एक्सेप्ट नहीं हुए, इनकी बॉडी मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, कोई नहीं है। उससे मशवरा लेने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताहीरी हरबों से इजतनाब किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मनवान अमल किया जाए। ये पार्टी में जितने भी 41 मेंबरान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के और 39 जो आज़ाद थे ये सारे के सारे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं। ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं। इनको जो है अगर ये लोग किसी भी तरीके से इनको मतलब ये आईनी तरमीम में या कोई और तरीके से वोट डालते हैं तो ये तहरीक इंसाफ के कंसिडर होंगे। और जो वोट डालेगा वो तो डेफिनेटली हमको मालूम है कि क्या होगा, 63A में जो है वो ख़ुद ब खुद वो वोट जो है वो काउंट भी नहीं होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 जजेस थे उन्होंने जो तफसीली फ़ैसला तो जारी नहीं किया है, मगर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे जो कमेंट दिए हैं वो बड़े ख़तरनाक, एक संगीन टाइप की धमकी लग रही है इलेक्शन कमीशन को। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो एक बाकायदा लग ऐसा रहा है कि मुबैना तौर पर पार्टी बना हुआ है। जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये मुबैना तौर पर पार्टी बनी हुई है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये इंटर पार्टी इंतखाबात जितने भी हैं अगर उस पर बात की जाए तो पाकिस्तान में जमात इस्लामी को छोड़ के तमाम तर जमातें जो हैं उनके इंतखाबात इसी तरीके से होते हैं जिस तरह इमरान खान ने किए। हम इमरान खान की जमात को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि इनके इंटर पार्टी इंतखाबात जो हैं वो दुरुस्त थे, मगर जितनी भी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम नून, जमीयतुल इस्लाम, ANP, PTI, इन सब जमातों में तरीक़ाकार यही है कि इनके सरबराह जो बोलते हैं वही होता है। इनके बिला मुकाबला इंतखाबात होते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ जो चाहता है पार्टी में वही होता है। एक बहाना बना के एक तरीका होता है, एक फार्मेलिटी पूरी करनी होती है, इंटर पार्टी इंतखाबात करा के नामजदगियाँ कर लेते हैं, बिला मुकाबला लोगों को लेके आते हैं। यही तरीक़ाकार मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पीपल्स पार्टी में, जमीयत में, जमीयतुल इस्लाम में, ANP में, MQM में, तमाम तर जमातों में यही चल रहा है। तो ये सबको पता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ को घेरने के लिए ये प्लान पहले से था। क्योंकि हुकूमत जब किसी को घेरती है ना, मुक़तदर हल्के जब किसी को पकड़ना चाहते हैं तो वो पहले से मतलब उनकी टीम होती है, एक बंदा तो नहीं सोचता ना, पूरी मशीनरी होती है, पूरा सिस्टम होता है। वो पूरा सिस्टम अपना काम कर रहा होता है कि आपका फ़लाँ सब्जेक्ट है, आपने इस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, इसमें आगे क्या आएगा, इनमें क्या मराइल आएंगे, कहाँ कहाँ पर इसकी पकड़ होगी, इसका रद्दअमल कैसे आएगा। तो हर बंदे को हर अपनी ज़िम्मेदारी हवाले की गई थी, इसलिए ये काम बड़ी पहले से चल रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का वो इबहम भी दूर कर दिया है और फौरी तौर पे इन मेंबरान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसिडर करने का बोल दिया कि जिन मेंबरान ने एफिडेविट जमा कराए हैं, हल्फिया बयान दिए हैं, सर्टिफिकेट, पार्टी सर्टिफिकेट दिए हैं, वो कंसिडर हैं ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो हुकूमत आज ही आईनी तरमीम करने जा रही थी और जो नंबर थे वो हमको पता लग रहा था कि
4-5 नंबर जो हैं वो स्टिल कम है। मगर सुप्रीम कोर्ट के आज जो 8 जजेस से जो 8 जजेस ने जो वाज़ेह तौर पे कहा है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुनीबुर रहमान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस हसन अली रिजवी, इन 8 जजेस ने बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को संगीन तंबीह दी है। हम धमकी का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तंबीह की है कि अगर आपने फैसले पे अमल दरामद नहीं किया तो आपको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। और हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो भी बुलडोज कर रहा है, मगर तहरीक इंसाफ को और हुकूमत की मदद कर रहा है और तहरीक इंसाफ को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला था मखसूस नशस्तों का, नाज़रीन ये वो मखसूस नशस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। अब तहरीक इंसाफ की कैसी थी, दीगर पार्टियों ने क्लेम किया है क्योंकि ये उन्होंने पहले आपस में बांटी थी। इसकी वजाहत हम बार बार कर चुके हैं। हर सियासी जमात जो जीत के आई है उन्होंने अपनी ख़वातीन की और मखसूस नशस्तें जो हैं अक़लियत की वो ले ली हैं। PTI की मखसूस नशस्तें, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि एक प्लानिंग की गई थी, तो उस प्लानिंग के तहत ये मखसूस नशस्तें जो 23 बनती हैं, सूबाई और कौमी असम्बली की 78 बनती हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 23 नशस्तें हैं। तो ये नशस्तें जो हैं इन्होंने आपस में बांट ली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, ANP ने, MQM ने माली गनीमत के तौर पे ये सीटें आपस में बांट दी गई थी। इन्होंने अपनी ख़वातीन और अपनी अक़लियत के मेंबरान इन पे बिठा रखे थे, उनसे हल्फ ले लिया था। तो ये माली गनीमत जो इन्होंने लिया था, तो इस पे पूरा पाकिस्तान देख रहा था। जो आम शहरी था वो भी हैरान था कि ये कैसा अमल है कि एक जीते हुए जो किसी और के नाम से हैं, किसी और की तस्वीर पीछे थी। अगर 13 जनवरी को 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन से एक माह पहले काजी फ़ाइज़ ईसा ने अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन भी लिया था, तो पूरा पाकिस्तान 8 फरवरी में जानता था कि ये जो बंदे खड़े हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, हमने वोट देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो वर्कर थे उन्होंने कोशिश की है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जो प्लानिंग करके उनके दरमियान खड़े किए गए थे, उनको भी उन्होंने चुन चुन के देखा कि ये फलां बंदा नहीं है, ये तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं है। इलेक्शन से 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले पता नहीं चल रहा था कि तहरीक इंसाफ का बंदा कौन है, वोटर कौन है, उनका निशान क्या है। मगर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने वो कमाल कर दिखाया कि वो उस जो इमरान खान ने ऐलान किया था कि मेरा फलां बंदा है, उनको वोट दिया गया। हालांकि उनके निशानात ऐसे निशानात थे, बैंगन, गाली, गाजर, मूली, अंडा, चप्पल, जूता, तज़हीक आमेज़ निशानात दिए गए थे। मगर आवाम ने फिर भी 8 फरवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अब उनको वोट देने के बाद जब वो पहुंचे हैं असम्बलियों में, तो उनकी मखसूस नशस्तें जो जीत के आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तस्वीर के पीछे इमरान खान की फ़ोटो उनके पीछे थी, वो जीत के आए। ये मखसूस नशस्तें आवाम को भी मालूम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP और पूरा पाकिस्तान, इवन कि सुप्रीम कोर्ट, हर बंदे को पता है कि ये जो 82 पहले बयान में थे उनको कम करके 82 कर दिया गया, अब 81 कर दिया गया। 2-4 नशस्तें और छीन के 79 कर दिया गया। ये नशस्तें जो हैं ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये लड़के जब आए हैं इलेक्शन, अगर वो आज़ाद हैसियत में भी आए हैं, तो इन्होंने पीछे जो है वो इमरान खान की तस्वीर लगाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया था और उनकी सपोर्ट से आए थे, उन्होंने वोट दिया था। उनके लीडर ने ये नाम जो हैं उम्मीदवारों के नाम बताए थे कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। चूँकि बल्ले का निशान छिन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे इलेक्शन से एक माह पहले हमारे साथ ज़्यादती करके हमसे बल्ले का निशान छीन लिया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम लड़ेंगे। और हमने इलेक्शन में भी देखा, ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इलेक्शन था जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कंपेन नहीं की। 9 मई के हवाले से उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे, उनकी सीनियर लीडरशिप जेलों में थी, उनके दूसरे दर्जे की लीडरशिप भी जेलों में थी, रूपोश थी। मतलब B टीम और C टीम को मैदान में उतारा गया, उनकी पकड़ दकड़ हुई। वो B टीम और C टीम अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करा सकते थे। RO के दफ्तर में जाना उनके लिए चोटी सर करना था, केटू के पहाड़ पर चढ़ना था। RO खुद ही फ़ोन करते थे उम्मीदवारों को कि आप आएँ, अपने कागजात जमा कराएं। जैसे ही वो आता था उसको पकड़ लिया जाता था। बाज़ लोग जो हैं वो बेस बदल के उम्मीदवार RO के दफ्तर में घुस जाते थे, RO के सामने कागजात रख देते थे। RO ने उनसे पूछते थे कि आप अंदर कैसे आए हो, मजबूरन कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े उनके। तो ये इलेक्शन इन्होंने कोई कंपेन नहीं की, किसी जलसे तक को इनको नहीं छोड़ा गया। अवाम के साथ इनका कोई रब्ता नहीं था, अवाम के साथ इमरान खान का रब्ता था, जो एक खिताब, एक तकरीर करता था जेल से।
आवाम उसको सोशल मीडिया पे फैलाते थे। और उस जेल की तकरीरों के बाद इमरान खान के जो फैसले उनके खिलाफ आए थे, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले, लोअर कोर्ट्स के 4 फैसले इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन से पहले आए। अब इलेक्शन से पहले फैसले आने में इमरान खान को फ़ायदा हुआ, वो मज़ीद पॉपुलर होता गया, वो पॉपुलर होते होते पूरा देव बन गया। अभी इमरान खान जो है वो 6 फुट से बढ़ गया है। ये बाकी जितने भी सियासतदान हैं इनका कद बहुत छोटा रह गया। उन 4 फैसलों में एक फ़ैसला, उन 4 फैसलों में, उन 4 केसेस में एक फ़ैसला जो था वो इद्दत केस का था। मियाँ बीवी 5 साल एक साथ रहे, सबका शोर उठता है, उसके ख़िलाफ़ इद्दत का केस डाल लेता है 5 साल बाद। उसने आवाम को और भी जो है इमरान खान की हमदर्दी में मुब्तला कर दिया और लोगों ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिए। जैसे तैसे करके इंतखाबात हुई 8 फरवरी को। 8 फरवरी को जो नतीजे आ रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत आसानी से हासिल कर लेगी। मगर 9 फरवरी को हमने देखा कि जो बंदे 20,000, 25,000, 30,000 की लीड से जीत रहे थे, उन सीटों पे वो हार गए 25 और 30,000 से। यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन में जीत गए और 9 फरवरी के इलेक्शन में इलेक्शन हार गए। मतलब फिर भी हारने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे मकबूल जमात है और सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। तो ये कुछ अजूबा सा इस इंतखाबात 2024 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक ऐसा वाक़या तारीख़ में कि उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया अपनी पार्टी के लिए, ये तारीख़ में याद रखा जाएगा। अब ये जो फ़ैसला आया है, अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है। अभी तक, आज तक की तारीख़ में, अभी रात को हम देख रहे हैं कि 9, साढ़े 9 बजे तक, हफ्ते का दिन है, 9, साढ़े 9 बजे तक कोशिश की जा रही है किसी तरीके से आईनी तरामीम लेके आएँ तहरीक इंसाफ की उन 4-5 बंदों को जिन्होंने कागजात जमा नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है 4 सफ़ात का, इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 41 मेंबरान में से एक बंदा भी वोट नहीं कर सकता। अगर वो वोट करते हैं तो वो 63A की ज़द में आते हैं। 60A3 पहले भी हम फैसले के ख़िलाफ़ बोल चुके हैं कि ये 63A का जो फैसला था ये दुरुस्त नहीं था। ये जिसके दौर में था, साबका दौर में था, ये एक वो भी प्लानिंग के लिए था, मगर यहाँ पे फिर कादी साहब ने कोशिश की थी कि 63A को उड़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोगों को वापस कि उनका वोट काउंट हो, उनके लिए कोशिश की जा रही थी। मगर 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नज़रसानी इस पर नहीं होने दी। सियासत में जिस तरह पाकिस्तानी सियासत में आम बंदा इन्वॉल्व है, इसी तरह हमारे जज हजरात, हमारे वकील, हमारी आर्मी, हमारे दीगर इदारे, जितने भी लोग हैं वो सियासी हैं। अब सियासी क्यों हैं? हमारी फैमिली के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों में हैं, मुख्तलिफ़ फैमिली बैकग्राउंड है उनका, सियासी बैकग्राउंड है उनका, इसलिए जितने भी लोग हैं तो वो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। अभी ये जो फ़ैसला आया है ये एक इम्तिहान है। हुकूमत तो ये कल से बोल रही थी कि हमारे पास तादाद बराबर हो गई है, हमारे नंबर्स बराबर हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहरीक इंसाफ के चंद मेंबरान हमारे साथ राब्ते में हैं और वो वोट करेंगे। अब बाकायदा नाम लिए जा रहे हैं, 4-5 नाम ऐसे हैं। मुबारक ज़ेब जो बाजवड़ से है, जो रेहान ज़ेब का भाई है, जो जिनको गली शिकवे सूबाई हुकूमत से थे, मगर वो कह रहा है कि मैं इमरान खान का बंदा हूँ, वो MNA मुंतखब हुए थे, उनके बारे में कहा जा रहा है। उनकी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आ रही हैं कि वो मरियम सफदर के शोहर के साथ जो है मुलाकातें कर रहे हैं और इस तरह शांगला में अमीर मकाम के साथ उनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि, मगर वो बार बार इकरार कर रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैंने जो है इमरान खान के साथ डट के मैं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं वोट नहीं कर रहा। असलम घोमन जो नेब में रहे, उनका नाम लिया जा रहा है, चौधरी उस्मान, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब कच्ची, ये इन पे अब दारोमदार है हुकूमत का, क्योंकि इन लोगों ने जो है इन लोगों ने जब तक डिक्लेरेशन नहीं दी, ये आज़ाद हैं। अब इन पे काम हो रहा है कि इनको किसी तरीके से राज़ी किया जाए। वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे अभी 9:30 बजे हैं, मगर मौलाना साहब के दर पे जो हुकूमती पार्टी बैठी है कि किसी तरीके से मौलाना साहब को राम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी मौलाना साहब को राम करना। अब मौलाना साहब ने जो सजेशन दी है, हुकूमत उस पर काम कर रही है। मुद्दत बढ़ाना, कादी साहब का मसला तो ख़त्म हो गया, कादी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इसके बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया। मगर ये जो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, अब इनमें इसको मुश्किलात आ रही हैं, हुकूमत को मुश्किलात आ रही हैं। वो ज़ोर कर रही है कि जो आज़ाद अरकान हैं 4-5, वो जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हैं, उनकी कागजात जो हैं इलेक्शन कमीशन ने बहैसियत आज़ाद उनको रखा है।
उनके एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, हुकूमत उस पर काम कर रही है। ये पूरा एक प्लान गेम होता है, हर बंदे को अपना टास्क दिया होता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है। खैर ये इतनी सारी बातें तो हमने कर दी हैं, हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है मुल्क में इस टाइम पे वो भी दुरुस्त नहीं है। तो हालात मुल्क की मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद मुल्क में बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला बड़ा सख्त है, अभी तफसीली फ़ैसला आना बाकी है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछगछ होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जारी हुआ 4 सफ़ात का, उस पर ज़राए से ख़बरें चलाना शुरू कर दिए। एक तो इदारे अपने ज़राए से ख़बरें चलाएँगे तो और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि हमने कभी ये नहीं कहा कि चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर गौहर हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर है, ये हमने कभी नहीं कहा। और ना सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फ़ैसला किया है इसमें इन्होंने जो है गलत बयानी से काम लिया। तो अभी इलेक्शन कमीशन के ज़राए से ख़बरें चलाई जा रही हैं, मगर इलेक्शन कमीशन फंस गया है, उसका वो एक्सपोज हो रहा है मज़ीद को। पाकिस्तान में तमाम तर लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इस टाइम पे जो रोल है वो क्या रोल है, वो किस तरह का प्ले कर रहा है, वो कौन से कार्ड यूज़ कर रहा है। एक सियासी जमात को टारगेट किया हुआ है हुकूमत के साथ मिल के जुडिशल पैकेज लाने के लिए। ये कितने बार हमने ये बात की है कि जुडिशल पैकेज लाना इनकी मजबूरी थी, काजी इस निज़ाम की ज़मानत थी। काजी फ़ाइज़ ईसा को इन्होंने ज़मानत समझा हुआ था। वज़ीर दिफ़ा इस हुकूमत के ख्वाजा सिर्फ बार बार कह चुके हैं कि ये जो नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आएंगे ये फ़ौरी तौर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की केस खोल लेंगे और हमारी हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी, धड़ाम से गिर जाएगी। अब धड़ाम से गिरने का मतलब यही है ना कि मतलब अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स सारे केसेस को बोलते हैं कि आप प्रोसीडिंग करो, ट्रिब्यूनल्स को बोलते हैं कि आप अपना काम करो, तो अपना काम करने के साथ ये हुकूमत गिर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 152 बंदे MPA 152 MNAs MPAs पंजाब में इस टाइम पे तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में केसेस कर रखे हैं, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स में। 17 बंदे इसके अलावा जो हैं, जो सब जानते हैं, कराची से MQM की जो सीटें दी गई है रात के अंधेरे में, इस 17 सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MQM की झोली में डाली गई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीटें जो हैं वो ज़्यादा तहरीक इंसाफ की बनती थी। और तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे पास जो है फॉर्म 45 है, इनके पास फॉर्म 47 है। हम जो हैं वो 8 फरवरी के हैं और ये जो है 9 फरवरी के हैं। 9 फरवरी को फॉर्म 47 वाले बोलते हैं, 8 फरवरी को फॉर्म 45 वाले बोलते हैं। फॉर्म 45 जो है वो अवामी तौर पे जो अवाम ने मुंतखब किए हैं वो लोग हैं। फॉर्म 47 वो हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है कि आप चौथे नंबर पे हो, 5वें नंबर पे हो, मगर आपको कर रहे हैं, आपने ये ज़िम्मेदारी करनी है। अब मौलाना फजल रहमान को आराम किया जा रहा है, उनके घर पे जो है हुकूमती वफ्द बैठा है। उधर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुँच गया था, 1-1.5 घंटा इंतज़ार तहरीक इंसाफ ने किया, मगर जब देखा कि हुकूमती वफ्द वहाँ पे है तो वो निकल आए। मौलाना फजल रहमान की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है। वो दिल में बात रखते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि ज़ुबानी होती हैं। उनका आप अपना अपना मतलब निकाल सकते हो, इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी कर सकते हो। अब मौलाना जो आइनी तरमीम की बात की है कि आइनी तरमीम मतलब एक ऐसा तरीक़ाकार करना चाहिए, कमेटी बनानी, पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए, जुडिशल कौंसिल जो है वो बैठ के और पार्लिमानी कमेटी बैठ के, और पार्लिमानी कमेटी में जो है अपोजिशन के अरकान भी होंगे, वो बैठ के सुप्रीम कोर्ट की जो लिस्ट आएगी 4 जजों की, 3 जजों की, 5 जजों की, तो इस तरह जो है इसकी सिलेक्शन होगी। ऐसा करने से मेरे ख़्याल में ये पूरा निज़ाम बैठ जाएगा। आप अदलिया को इनके कंट्रोल में दे रहे हैं, हुकूमत के कंट्रोल में दे रहे हैं। जब एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव मुल्क का जो है वो इस टाइम पे वज़ीर आज़म होता है, आप उसको बोलते हो कि अदलिया में ये 5 चीफ जस्टिस हैं, ये 5 सीनियर जज हैं, इनमें से एक का इंतखाब करो, तो वो रेस में लग जाएंगे। जब आप हाई कोर्ट्स में ऐसा करते हो तो हाई कोर्ट्स के जज जो हैं वो आपस में रेस में लग जाएंगे, वो हुकूमत की फेवर करेंगे कि मुझे बना दिया जाए, मुझे बना दिया जाए। 5 नाम, ये अदलिया के साथ ज़्यादती है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा प्रोसीजर है, 75A में सीधा सीधा क्लियर कट है कि सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद मोस्ट सीनियर जज जो होगा उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करेगा। होना ये चाहिए चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, जिनका तकरीबन 1 महीना रह गया है, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 10-12 दिन उनके रह गए हैं, मगर अभी तक वो खुद अगर वो आज क्लियर भी करना चाहे तो उसका फ़ायदा नहीं है। इससे पहले अगर वो क्लियर कर लेते तो ये इतनी सूरत हाल ना बनती। अब आज अगर काई साहब बोल भी दे कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत अभी मुद्दत बढ़ा नहीं सकती और ना बढ़ाने का मज़ीद इरादा है। उन्होंने अभी मौलाना साहब की सजेशन को लिया हुआ है कि मौलाना साहब ने जो आइनी पार्लिमानी कमेटी का कहा है वो और जुडिशल कमीशन बैठ के आपस में 4-5 नाम वज़ीर आज़म के पास आएंगे, उनमें मुंतखब करेगा। तो इस टाइम पे क्लियर एक मैसेज है कि मौलाना साहब ने ये तो कर दिया है, मगर ये एक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाएगी कि हुकूमत की लोंडी होगी, फिर अदलिया मुल्क में आज़ाद नहीं होगा।
5 जजेस की लिस्ट जाएगी, उनको बता दिया जाएगा कि आपको चीफ जस्टिस बना रहा हूँ, आपने ये केस देखने हैं, आपने फ़लाँ काम करना है, आपने फ़लाँ काम करना है। इवन कि ये जुडिशल काउंसिल जो बनाया गया है जिसमें 9 मेंबरान हैं, इनसे भी लॉ मिनिस्टर को निकाल देना चाहिए, इससे भी अटार्नी जनरल को निकाल देना चाहिए, इससे भी बार काउंसिल के मेंबरान को निकाल देना चाहिए, इससे भी एक्स जज को निकाल देना चाहिए। जुडिशल काउंसिल में होली सोली जो 8-9 जजेस हैं उनको जो है बैठना पड़ेगा, तभी अदलिया आज़ाद होगी और वही तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा। 75A के तहत जो मोस्ट सीनियर जज है वो ही चीफ जस्टिस रहेगा और ये तरतीब चलती रहेगी तो ये मुल्क आज़ाद रहेगा, ये मुल्क में आज़ादाना फ़ैसले होंगे। वरना हुकूमत की मर्ज़ी के फ़ैसले अदलिया से भी शुरू हो जाएंगे, जो हमने पहले भी देखे हैं। इस बार थोड़ी मुश्किल पड़ गई है इनको। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे कि इबहम दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इबहम दूर कर लिया। तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन से बहुत ज़्यादा बात होगी, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल इदारा नहीं लग रहा। एक आइनी इदारे को न्यूट्रल होना चाहिए। इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो पार्शल लग रहा है। तो ये मुश्किलात आ रही हैं जो इदारों में हैं कि इदारे इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो इदारे ख़त्म हो जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के लिए आगे मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। काजी साहब का जो 13 जनवरी का फ़ैसला था उस पर भी तफसीली फ़ैसले में बहुत ज़्यादा बातें की जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फ़ैसले में इशारा देती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो भी दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हुआ, वो भी एक मेन स्ट्रीम पार्टी को सिस्टम से बाहर करने के लिए किया गया, तो ये पूरे इलेक्शन पे सवालिया निशान बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन से पूछगछ होगी, बाकायदा पूछा जाएगा और इसके वाकई संगीन नतीजे निकलेंगे। इसलिए हुकूमत किसी भी तरीके से आइन में तरमीम करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के दर पे बैठी है। मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, शाह अहमद नूरानी के बाद अगर इस टाइम पे कोई ऐसा मंजा हुआ सियासतदान है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की खासियत है कि वो मफाहमत के साथ मफादात की सियासत करते हैं। आसिफ अली जरदारी याद है, मौलाना साहब पहले भी कह चुके हैं कि वो सिर्फ मफादात की सियासत करता है। तो जरदारी साहब को एक साइड पे करके वो तो है ही मफादात की सियासत करते हैं, उनके बारे में मशहूर है। जरदारी साहब के बारे में बहुत बड़ा क्लियर है। जरदारी के बारे में ये बातें पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान की आवाम जानती है। वो कह भी चुके हैं, वो पहले किसी भी तरीके से अगर किसी को राज़ी करना हुआ, किसी सियासी जमात को, किसी मेंबर पार्लियामेंट को, सेनेटर को, सियासी रहनुमा को, सियासी कायद को, तो वो उनकी हर तरफ से तरीका अपनाती है उनको घेरने के लिए। प्यार मोहब्बत से करते हैं, लालच दे के करते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उनके पाँव पकड़ लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जरदारी बहुत बड़ा नाम है। एक आम मेंबर के अगर 1-2-4 मेंबर होंगे, उनके अगर डायरेक्टली पाँव में पड़ जाता है तो डेफिनेटली वो उनको ही सपोर्ट करेंगे। नाम बड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान की सियासत में आसिफ अली जरदारी का जो रोल है वो टोटली डिफरेंट है। वो बस मफाहमत करता है, किसी भी तरीके से उसको जायज़ लगता है वो हर वो तरीका अडॉप्ट करता है जो उनको अपने लिए सूट करता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो मफादात के साथ साथ मफाहमत के साथ साथ मफादात की सियासत करते हैं। अब देखना है कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ इस टाइम पे जो 8 महीने की 7 महीने की स्ट्रगल है, इलेक्शन के बाद इनकी सीटें जो हैं वो कौमी असम्बली की 16 से गिर के 8 पे आ गई। अब अगर दोबारा ये सियासी खुदकुशी करना चाहते हैं तो ये हुकूमत की झोली में अपने आप को डाल लेंगे, वरना क्लियर कट इनका आना इनको मुश्किलात में डाल देगा। ये 8 महीने का 7 महीने का जो बयानिया है ये इनका फिर मज़ीद बढ़ जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब को आईनी ओहदे देने की कोशिश की जा रही है कि इनको जो है सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए पुख्तनख्वा में। इनके हालात जो है अमान के ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर के ख़िताब के बाद लग ऐसे रहा है कि पुख्तनख्वा में जो है गवर्नर राज की तैयारियाँ हो रही है और सूबा जो है मौलाना फजल रहमान के हवाले किया जा रहा है बतौर गवर्नर। आगे जाके उनको बताया जा रहा है कि 3 साल जो है ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और ये 5 साल आप ही का गवर्नर रहेगा। तो 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस पर बात चल रही है, बलूचिस्तान में उनको ऑफ़र्स हो रही हैं, वफाकी हुकूमत में उनको ऑफ़र हो रही है। मगर मेरे ख़्याल में इतना खुल के मौलाना फजल रहमान साहब बलूचिस्तान की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और मरकज़ की हुकूमत का हिस्सा भी मुश्किल लग रहा है। अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार निकालते हैं तो हो सकता है कि फिर वो गवर्नरशिप के लिए राज़ी हो जाए। मगर अब देखते हैं कि आइनी तरीक़ाकार जो इन्होंने निकाला है उसमें मौलाना साहब वोट करते हैं नहीं करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।